बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 16 क्लास 10 का, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन है केमिस्ट्री की। उसका चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो इसमें तकरीबन 3-4 इंडस्ट्रीज़ हैं। एक मेटल वगैरह की इंडस्ट्री आ जाती है, एक यूरिया और एक सॉल्वे प्रोसेस है, और एक पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ आ जाती है। तो टोटल हमने ये 4 इंडस्ट्रीज़ इंशाल्लाह कवर करनी है। तो सारों से पहले इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। इन ग्रेड 6 यू लर्न अबाउट द मेटल एंड हाउ इम्पोर्टेंट द मेटल्स आर इन अवर डेली लाइफ। कि हमने मेटल के बारे में बेसिक क्लासेस में पढ़ा था कि मेटल्स वगैरह क्या होते हैं। जैसे कि हमने आयरन के बारे में पढ़ा था, और इसकी मुख्तलिफ हमने चीज़ें पढ़ी थी कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। जैसे कि ये जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें भी अलकली मेटल्स आ जाते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन आ जाता है और लिथियम आ जाता है, लिथियम मेटल, ये लिथियम मेटल आ जाता है, सोडियम मेटल आ जाता है, और ये पोटेशियम आगे ये कि रुबेडियम और सीजियम और फ्रांसीसियम, ये अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 ये अल्कली मेटल से जाना जाता है। और ये जो ग्रुप 2 है जिसमें बी मग का यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन, ये 4 आ जाते हैं। ये इनको अल्कलाइन, सेकंड ग्रुप वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इनके ऊपर आपको पता है क्योंकि दूसरा ग्रुप है तो +2 चार्ज होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इनके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज है मेटल की, ये कि ये कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये जो मेटल वगैरह होते हैं ये इलेक्ट्रॉन वगैरह को लूज कर देते हैं। तो उसके बाद और मेटल हमारे ज़ाहिर बात है, लोहे वगैरह जो होते हैं ये इनसे ग्रिलें वगैरह बनाई जाती हैं मेटल से, और मुख्तलिफ़ चीज़ें कई ज़्यादा और चीज़ें बनती हैं, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, और बाड़ें वगैरह बनाई जाती हैं, तारें वगैरह बनती हैं, और कई सारी चीज़ें बन जाती हैं मेटल से। मेटल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनसे कई ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। और तलवारें, लोहे, हथियार, इनसे कई चीज़ें बन जाती हैं मेटल से। मोस्ट ऑफ आवर किचन यूटेंसिल्स, के ज़्यादातर जो हमारे किचन के जो सामान है, किचन में जो चीज़ें होती हैं, पतीले हो गए, तवे वगैरह हो गए, देचकियाँ वगैरह हो गई, और जिनसे हलवा वगैरह बनाते हैं, एक बड़ा सा वो पतीला होता है, और उनसे देग वगैरह के अंदर एक और चीज़ें होती हैं जिसे हम वो बना रहे होते हैं, बहुत सारे लोहे की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो किचन के यूटेंसिल्स होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन, ये जो सिलाई करने वाली मशीन होती है, इसके कुछ हिस्से होते हैं, सुई वगैरह होगी, कद्दुई होगी, और ये इसकी मशीनों के हिस्से हो गए, ये भी लोहे से बनी होती हैं, मेटल से बनी होती हैं। और वॉशिंग मशीन, ये जो वॉशिंग मशीनें होती हैं एक तो प्लास्टिक की होती हैं, और कुछ वॉशिंग मशीनें जो होती हैं वो लोहे की भी होती हैं, और लोहे की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ये ज़्यादा अरसे निकाल जाती हैं। प्लास्टिक तो टूट जाती है, लेकिन लोहे जो होता है ये इसको अगर ध्यान से रखा जाए तो ये टूटता नहीं है, सारी बात है, क्योंकि ये मजबूत होता है, स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है, इसलिए ये टूटता नहीं है। पार्ट्स ऑफ अवर कार, ये जो गाड़ियाँ होती हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों के जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो बने होते हैं लोहे से। इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह होती हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें मेटल से बनी होती हैं। तो यानी आपने देखा होगा कि मेटल की कितनी ज़्यादा इस्तेमाल है, मेटल की कितनी ज़्यादा, इसलिए पूरी मेटल की इंडस्ट्री है, पूरी स्टील इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री। थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ द बेस ऑफ आवर आयरन इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल। ये जो इस्त्री होती है जिससे कपड़ों को इस्त्री किया जाता है, अगर फ़र्ज़ करें वो अगर लोहे की ना बनी हो, जो इस्त्री होती है जिससे कपड़े इस्त्री किए जाते हैं, अगर लोहे के बजाय वो प्लास्टिक से बनी हो तो फिर क्या हो, ज़ाहिर बात है प्लास्टिक जो होता है वो तो जल जाएगा सारा। योर मदर आस्क यू टू ब्रिंग धोबी सोडा और वॉशिंग सोडा व्हेन शी प्लान्स फॉर हर शेड्यूल वॉशिंग। आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि वॉशिंग सोडा ले आओ, सरफ ले आओ, जब भी आपकी अम्मी कपड़े धोने लगती हैं। तो वॉशिंग भी एक बाकायदा एक इंडस्ट्री है, ये जो पूरी जो सरफ डिटर्जेंट की इंडस्ट्री है, सोप एक अलग इंडस्ट्री है। तो वॉशिंग सोडा भी एक इंडस्ट्री है इसकी पूरी, जिससे सरफ बना है, जैसे कि एरियल हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, इस तरीके से ब्राइट टोटल हो गया, इस तरीके से कई सारे, और सनफ्लावर हो गया, कई ज़्यादा होते इंडस्ट्री। सरफ के बहुत ज़्यादा किस्में हैं सरफ की।
या डिटर्जेंट्स जो होते हैं, तो ये आपकी अम्मी मंगवाती हैं जब कपड़े धोने कराते हैं। डू यू नो द केमिकल नेम ऑफ धोबी सोडा? क्या आप धोबी सोडा का केमिकल नेम जानते हैं? यानी वो ये कह रहा है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर लगे होते हैं, 10 वाटर लगे होते हैं, तो ये इसका सोडियम, ये आगे आ रहा है सॉल्वे प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि सर्फ किस तरीके से बनाया जाता है। और ये जो BS केमिस्ट्री लोग कार्य होते हैं, ये जो HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज सिलेबस है, उनमें ये जो आता है, ये 3rd सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ते हैं केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, तो उसमें ये इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ पढ़नी पड़ती हैं। तो उसमें एक वाशिंग सोडा की भी इंडस्ट्री होती है जो कि पढ़नी पड़ती है, बाकी और मुख्तलिफ इंडस्ट्री होती हैं। कॉस्टिक सोडा NaOH जो होता है, ये किस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके से। और इसका PPSC 2022 में MCQs भी आया था कि वाशिंग सोडा के वाले से, और एक इसके वाले से भी आया था कि NaOH जो है ये किस तरीके से ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन बनाई जाती है, जो ज़्यादा यील्ड है वो किस मेथड से बनाई जाती है। क्योंकि NaOH जो कास्टिक सोडा है, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं प्रिपेयर करने के, तो इसमें से कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए से ज़्यादा यील्ड हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ इंडस्ट्री, HCl किस तरीके से बनता है, और मुख्तलिफ हम इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं। तो डू यू नो द केमिकल नेम ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं। वी पुट फर्टिलाइजर इन अवर फील्ड्स, गार्डन्स एंड फ्लावर पॉट्स। और ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं, ये खाद वगैरह होते हैं, ये हम डालते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, यानी जिधर फ़र्ज़ करो गंदम की फील्ड है और मुख्तलिफ हमने कोई चीज़ वगैरह अपनी फसल उगाई हुई है किसी खेत, बहुत बड़े खेतों में हमने, तो उसमें हम चाहते हैं ताकि हमारी जो यील्ड हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड हो, तो उसके लिए हम यूरिया डालते हैं, तो खाद वगैरह डलती है। तो इसका फार्मूला जो होता है यूरिया का, NH2 COO और NH2, इधर भी NH2 होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा पुराने पिछले चैप्टर्स में कि ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये वाला जो लगा हुआ है, और ये वाला जो है ये अमीन ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये फर्टिलाइजर है, खाद है, ये अमोनिया, ये इसे यूरिया कहा जाता है। तो ये वाला फर्टिलाइज़र वगैरह हम मुख्तलिफ डालते हैं ताकि जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं या दरख्त हैं या फसलें हैं उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड हो, तो पेस्टिसाइड वगैरह मार जाएँ तो उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड हो। नाइट्रोजन, ये बेसिकली नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती हैं। थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट पुट फर्टिलाइज़र टू दीज, कि अगर हम फर्टिलाइज़र ना डालें तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर बात है, फिर अगर हम फर्टिलाइज़र ना डालें तो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो दरख्त की पूरी नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से उसकी मैक्सिमम यील्ड नहीं हो सकेगी। क्योंकि बेसिकली अगर आप एक ही चीज़ है मुख्तलिफ फ़र्ज़ करें, अगर आपने एक ही ज़मीन के ऊपर, एक ही ज़मीन के पास आपका टुकड़ा है और आपने उसी ज़मीन के ऊपर एक फसल उगाई है, किसी भी चीज़ की आपने फसल उगाई है, किसी एक चीज़ की, फ़र्ज़ करें आपने दरख्त लगाए हैं किसी एक फल के, तो आप उस फल के आप दरख्त लगाते रहें, तो उसने ज़मीन से जितने भी वो वाली जो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, फ़र्ज़ करो नाइट्रोजन वो ज़्यादा ले रहे, तो वो नीचे से ज़मीन से नाइट्रोजन सारी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन होगी उसकी तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि दरख्त ने वो सारी अब्ज़ॉर्ब कर ली। अगली बार फिर आप उसी की फसल उसी ज़मीन पर दोबारा लगाते हैं, जिसकी आपने पिछली बार अगर आपने फ़र्ज़ करो सेब के दरख्त उगाए हैं, अगली बार फिर आप सेब की दोबारा लगा देते हो फसल उसके ऊपर, यानी सेब के दरख्त दोबारा लगा देते हो, फिर उसके अंदर और ज़्यादा कमी हो जाएगी क्योंकि दरख्त और ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, फिर आप अगले साल उसी की लगा लेते हो। इस तरीके से उसकी वो कमी होती जाती है दरख्त के वो ज़मीन के अंदर उस न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि दरख्त एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस्म का जो दरख्त होता है वो अब्ज़ॉर्ब करता जाता है। लेकिन इसके बरक्स आप, यानी जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, गंदम की फसल आपने उगाई है, तो उसी ज़मीन के ऊपर अगले साल फिर आपने गंदम की उगाई है, अगले साल फिर आपने उसी गंदम की, तो ज़मीन की फिर जो वो होती है वो कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि गंदम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करती रहती है। लेकिन अगर आप इसके बजाय आप इस तरीके से करें कि एक बार अगर आपने मूंगफली की उगाई है तो अगली बार आप गंदम की उगा लें, उससे अगली बार आप किसी और की चावल की कर लें, उसके बाद अगली बार आप किसी और की कर लें, छली की कर लें। तो जब आप इस तरह चेंज करते रहते हैं तो फिर उस ज़मीन की पर्टिकुलर जो है वो बेसिक खास किस्म का न्यूट्रिएंट जो होता है वो कम नहीं होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हम अलग-अलग चीज़ें उगाएं, तो बहरहाल अगर हम एक ही उगाते रहते हैं तो फिर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर हमने फर्टिलाइज़र वगैरह डालने पड़ते हैं ताकि उसके ज़मीन की वो कमी पूरी हो। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ वी गेट डीजल, क्या आपने कभी सोचा कि हम डीजल किस तरह लेते हैं और पेट्रोल किस तरीके से हासिल करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट तो हमें पेट्रोल नहीं ना मिलता, या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में आगे आ रही है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में आप पढ़ेंगे किस तरीके से, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से सारे उनको कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, उससे फिर पेट्रोल को हासिल किया जाता है क्रूड ऑयल से, फिर उनकी प्योरीफिकेशन वगैरह की जाती है। फॉर रनिंग अवर व्हीकल्स वेयर
फ्राम वी गेट नेचुरल गैस कैरोसिन ऑयल फॉर अवर किचन स्टव्स एंड अवर फैक्ट्रीज। कि जो नेचुरल गैस होती है ये हम किस तरीके से हासिल करते हैं, तो ये इसकी पहले बकायदा ये आगे पेट्रोलियम इंडस्ट्री आ रही है, उसमें हम पढ़ेंगे कि पहले एक खास ज़मीन से जो तेल निकलता है, फिर उसकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है बकायदा पूरी, फिर उसकी प्यूरिफिकेशन है, बड़ा प्लांट लगा होता है, पूरी उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है, फिर इस तरीके से उनकी होती है। और फ्रॉम वेयर नेचुरल गैस व्हाट इज कोल टार, के कोल टार क्या होता है, वो किधर से आता है। इन दिस एरा ऑफ हाई टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ अस डिपेंड टू मच ऑन प्लास्टिक आइटम्स। इस दौर में हम ज़्यादातर जो है प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, यानी एक बकायदा पूरी एक इंडस्ट्री है प्लास्टिक इंडस्ट्री, जैसे प्लास्टिक बने जो शापर होते हैं वो प्लास्टिक के बने हैं, उसके बाद जो पाइप्स होते हैं प्लास्टिक के, वो जिनसे पानी गुजरता है वो प्लास्टिक के बने हैं, उसके बाद जो अचार के डब्बे होते हैं उनके अंदर प्लास्टिक होता है, उसके बाद और जो पेंट के डब्बे होते हैं उनके अंदर प्लास्टिक के डब्बों के अंदर पड़ा हुआ होता है, उसके बाद घी के डब्बे प्लास्टिक में आ रहे हैं, किसान वगैरह के पीले रंग के जो डब्बे होते हैं, उसके बाद कई जो और जो चीज़ें वो प्लास्टिक से बनी होती हैं। आप अगर इधर उधर देख लें तो आपको कई ये जो मार्कर है, मार्कर के इर्द गिर्द प्लास्टिक लगा प्लास्टिक है, उसके बाद बल पेन जो होते हैं ये प्लास्टिक हैं, कुछ प्लास्टिक की आगे फर्दर क्वालिटीज़ हैं मुख्तलिफ, कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो डायरेक्ट टूट जाते हैं, उन्हें हीट करो, कुछ जो होते हैं वो मेल्ट होने लग पड़ते हैं। कई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है प्लास्टिक की, कई किस्में, हर चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई है। डिड यू एवर ट्राई टू नो व्हाट दीज थिंग्स आर, क्या आपने कभी सोचा कि ये किस तरीके से ये चीज़ें क्या चीज़ हैं, आपने इनके बारे में जानने की कोशिश की। व्हाट दीज थिंग्स आर, कि ये चीज़ें क्या हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दीज थिंग, और ये आती किधर से है, ये प्लास्टिक जो मार्कर बने हैं ये प्लास्टिक से बने हैं, ये प्लास्टिक किधर से है, किस जगह से है। और ये पानी की जो बोतलें होगी, पेप्सी की बोतलें होगी, कोका कोला की बोतलें, ये सारी प्लास्टिक की बोतलों में आ रहे हैं। ये उसके बाद ये नेस्ले की जो बोतलें होगी, किनली की होगी, ये सारी प्लास्टिक की बोतलें, और ये इनकी कहते हैं एक अलग इंडस्ट्री है, ये अलग चलती हैं प्लास्टिक की बोतलें खाली जो होती हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं अपनी कोई मिनरल वाटर की कंपनी खोलता हूँ, जिस तरह के नेस्ले की हैं, किनली की हैं, और ये इस तरह तरीके से अगर हम खोलें एक नई कंपनी खोलें प्लास्टिक की पानी की वाटर प्यूरिफिकेशन की, तो उसके लिए हमें बोतलें चाहिए होंगी, जारी बात है, हमने बोतलों के अंदर पानी डाल के देना, तो वो फिर हम किसी प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले से रब्ता करेंगे, आप हमें प्लास्टिक बोतलें किस हिसाब से देंगे। उसके बाद कई दवाइयाँ मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो प्लास्टिक की बोतलें उनको भी रिक्वायरमेंट होती है, प्लास्टिक की सिरप्स वगैरह जो होते हैं वो कई मेडिसिन होती हैं प्लास्टिक की बोतलों के अंदर आ रही हैं। उसके बाद पायोडीन की बोतलें जो है वो प्लास्टिक के अंदर आ रही हैं इस तरीके से। डिड यू एवर ट्राई टू नो व्हाट दीज थिंग्स आर, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, और हम ये भी देखेंगे कि मेटल किस तरीके से ओर्स के ज़रिए से निकाले जाते हैं। जो एक जो होता है मेटल, फर्ज करो Fe आयरन जो है ये मेटल है, तो ये अपने ओर से किस तरीके से निकाले जाते हैं। Fe2O3 एक और है, इसके अंदर से पहले यानी जो रॉक्स वगैरह होते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो अपने ओर्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं मेटल, डायरेक्ट मेटल, फिर इनसे मेटल को फिर सेपरेट किया जाता है। ये ऊपर हम इधर पढ़ेंगे भी किस तरीके से इनकी सेपरेशन होती है। आयरन को, मेटल को अपने और के अंदर से, और के जरिए से किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इसकी। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दिस मेटल एक्सट्रैक्शन, हाउ सोडियम कार्बोनेट जो होता है और धोबी सोडा, सोडियम कार्बोनेट जो हमने बात की थी वाशिंग सोडा की, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ ये 10 वाटर लगे हो तो ये वाशिंग सोडा होता है। ये PPSC 2022 के MCQ में भी आया था और पास पेपर में भी आया था उसके। ये सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर ये वाशिंग सोडा होता है। तो और धोबी सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, और यही जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हो, ये तो वाशिंग सोडा होगा, अगर ये NaHCO3 हो तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। NaHCO3 सोडियम जो H लग जाता है बाइकार्बोनेट, तो ये जो होता है ये बेकिंग सोडा होता है, ये वाली चीज़। ये तो होता है वाशिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा, और ये जो हो गया ये मैंने बताया था कि ये यूरिया होता है, फर्टिलाइजर जिसे कहा जाते हैं, ये वाशिंग सोडा हो गया। 10 हो जाए हाइड्रेशन, इसे वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, जो 10 वाटर इकट्ठे जुड़े हों। एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक होता है सॉल्वेशन और एक होता है सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस जो होता है कि कोई भी सॉल्वेंट जाकर रिएक्शन कर जाए, और सॉल्वेशन ये होता है कि कोई सॉल्वेंट जाकर जुड़ जाए। इसी तरीके से हाइड्रेशन निकला है सॉल्वेशन से, यानी वो वाला सॉल्वेंट अगर फर्ज करे वाटर हो
जो जाकर जुड़ जाए तो उसे हाइड्रेशन कह देते हैं। और अगर यही जो वाटर हो, ये वाला सॉल्वेंट वाटर और जाकर रिएक्ट कर जाए, जैसे कि जिसे हाइड्रोलिसिस कहा जाए, इसे जैसे कि सॉल्वोलाइसिस मैंने बताया था कि वो सॉल्वेंट जो कि जाकर रिएक्ट कर जाए तो सॉल्वोलाइसिस कहा जाता है। तो इसी तरीके से अगर वाटर जाकर रिएक्ट कर जाए तो उसे हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो ये हाइड्रेशन कहा जाता है। 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन मौजूद है, यानी 10 हाइड्रेटेड वाटर, इसके साथ जाकर 10 वाटर जुड़े हुए हैं, इसे हाइड्रेशन कहा जाएगा। अब ये NaCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये बेकिंग सोडा होता है। तो और मैन्युफैक्चर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बाकायदा की जाती है, प्रिपेयर किया जाता है। हाउ यूरिया इज मैन्युफैक्चर एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस। यूरिया किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, NH2CO NH2, ये किस तरीके से यूरिया प्रिपेयर किया जाता है, यूरिया किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी बाकायदा एक इंडस्ट्री है, यूरिया खाद जिधर मैन्युफैक्चर बनाया जा रहा है, वह इसके इस्तेमाल के हैं, ये किधर किधर इस्तेमाल होता है, और व्हाट इज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है। तो उसके बाद आ जाता है ये आगे, उन्होंने पेज नंबर 145 पे ये जो चैप्टर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, तो इधर उन्होंने सम इम्पॉर्टेंट ओर्स बताए हुए हैं। यानी आयरन उन्होंने बताया हुआ है, एक आयरन मेटल है, जो आयरन है वो उसका जो ओर है वो हेमेटाइट है। उसके 2 ओर हैं, उन्होंने कहा है कि एक हेमेटाइट है और एक मैग्नेसाइट है। यानी और जो होता है कि जिससे ये वाला मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, यानी मेटल की इम्प्योर फॉर्म जो होती है वो और इसका फार्मूला जो होता है हेमेटाइट का वो Fe2O3 होता है, और ये Fe3O4 होता है। और ये भी PPSC के 2022 में MCQs आया था एक, कि ये जो Fe2O3 है कि इसकी ये क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या क्या चीज़ है। तो इसका ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है ये चीज़। ये जो डायग्राम बनाई जाती है इसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह बनाई जाती है, उससे फिर पता चलाया जा सकता है कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से दोनों पेयर की फॉर्म में मौजूद हो। पैरामैग्नेटिक होते हैं जिसमें अलग-अलग मौजूद हो, अलग-अलग अनपेयर फॉर्म में मौजूद हो। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये पेयर की फॉर्म में मौजूद है, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इसमें अब आगे आ जाती है कॉपर। तो चल कॉपीराइट, इसका जो और है कॉपर का, कॉपर क्योंकि मेटल है, इसका फार्मूला होता है Cu कॉपर। तो इसका जो नेम ऑफ और इसका जो है चैल्कोपाइराइट है, और इसका जो चैल्कोपाइराइट है इसका फार्मूला है कॉपर FeS2, यानी कॉपर आयरन सल्फाइड, यानी इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी कॉपर FeS2 अगर हम लिखें तो ये आ जाता है कॉपर FeS2। ये अब इसका और है, और इसके और से ये वाली चीज, ये कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। इसी तरीके से उन्होंने एल्युमिनियम दिया है, एल्युमिनियम का जो है वो बॉक्साइट है, और बॉक्साइट का फॉर्मूला है A2O3 Al2O3 X वाटर, यानी वाटर ऑफ हाइड्रेशन साथ जुड़े होते हैं। सोडियम का जो है हैलाइट है, और इसका NaCl है। सोडियम जो होती है ये किस तरीके से निकाली जाती है, ये हैलाइट और से निकाली जाती है, ये इसको हैलाइट कहते हैं, सोडियम हैलाइट को हैलाइट HALITE, इससे ये सोडियम को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद लेड आ जाती है, लेड को गैलीना कहा जाता है। और ये इंडस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तीसरे सेमेस्टर में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका टॉपिक होता है HEC की तरफ से जो रिकॉग्नाइज लेवल है, तो उसमें फिर NaCl की प्रिपरेशन भी की जाती है, यानी NaCl किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं वो पढ़े जाते हैं। उसके बाद आ जाता है लेड गलीना जो होता है, ये लेड जो होता है ये इसका जो और है वो गलीना है, GALENA। तो ये लेड सल्फाइड से निकाला जाता है। जिंक भी, और लेड, जिंक और मरकरी, ये मैं 3 लिख देता हूँ, यानी क्योंकि ये सेम है। ये जो हो गया लेड सल्फाइड से लेड निकाली जाती है, और जिंक सल्फाइड से जिंक, ये और है, ये वाले तीनों और हैं, और ये वाले जो है ये मेटल्स हैं। इस और से लेड सल्फाइड से लेड निकाला जाता है, इससे जिंक सल्फाइड से जिंक निकाला जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड से मरकुरी निकाला जाता है, ये मेटल जो है। और इसका जो नाम है ये गलीना है, जो लेड वाला है इसका नाम है गलीना। जिंक वाले का नाम है जिंक ब्लेंडी, और मरकरी वाले का नाम है साइनाबार। उसके बाद हमारे पास एक और मेटल आ जाता है क्रोमियम, और ये निकलता है क्रोमाइट से FeOCr2O3। और टिन
जो होता है ये कैसिटराइट से निकलता है, और ये टिन और सिलिकॉन, जैसे कि ये तीनों सेम है तो याद रखने में आसानी हो जाएगी आपको। जैसे कि ये तीनों सेम है, इसी तरीके से ये वाले दो सेम है, टिन और सिलिकॉन। टिन और सिलिकॉन निकाला जाता है टिन ऑक्साइड से, SN10 टिन ऑक्साइड से, और टिन ऑक्साइड से। और ये वाले जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या निकाला जाता है, सिलिकॉन। ये इसके ओर्स हैं, और ये इनमें से ये वाला जो मेटल है वो ये निकाले जाते हैं इनसे। और इनके जो नाम है वो कैसिट्राइट है, जो टिन वाले का नाम है कैसिट्राइट। और ये जो सिलिकॉन है इसका नाम है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होती है। उसके बाद ये तो थी कुछ बेसिक और जनरल सी बातें। अब आगे आ जाते हैं 16.1 टॉपिक, यानी बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। ये मेटल से रिलेटेड है कि मेटल की एक्सट्रैक्शन के मेटल अपने ओर से किस तरीके से निकाला जाता है, फिर मेटल की प्यूरिफिकेशन होती है, फिर आगे मेटल जब निकल आता है तो उस मेटल को आगे फिर नरम करके उससे फिर और मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। उससे बर्तन बनाए जाते हैं, तलवारें बनाई जाती हैं, हथियार बनाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। और मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमने लोहे के बारे में बातें की कि मेटल किस तरीके से, मेटल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी यूज देम फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, कि हम इन्हें स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी थी कि उनके हाथ में अल्लाह ने लोहा जो था वो नरम कर दिया था, फिर वो लोहे से मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह बनाते थे। वी यूज दैम फॉर स्ट्रक्चर एप्लीकेशन, कुकिंग यूटेंसिल। इससे फिर लोहे से ये जो है ये हथियार के भी काम आता है और जंगी लिबासों के भी काम आता है। ये मुख्तलिफ जंगी लिबास लोहे को नरम करके मुख्तलिफ जंगी लिबास बनाए जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह, इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। जो बुलेट हैं और वो भी लोहे से बनी हैं। वी यूज दैम फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन, कुकिंग यूटेंसिल्स। ये जो होती हैं कुकिंग की, मैं आपको बता चुका हूँ, चीज़ें बर्तन वगैरह हो गए, तवे वगैरह हो गए, उसके बाद देचकियाँ वगैरह हो गई। टूल्स, इलेक्ट्रिकल वायर से तारें बनाई जाती हैं, लोहे की तारें होती हैं, बाड़ें वगैरह लगाई जाती हैं। हाउ एवर बींग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं इसके अंदर। ये जैसे कि हमने बात की थी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स इन नेचर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कि कोई भी मेटल जो है ये, जैसा कि गोल्ड है, ये भी ज़मीन से प्योर साफ तो नहीं ना मिलता, पहले ये अपने और की फॉर्म में मौजूद होता है या किसी और रॉ मटीरियल फॉर्म में मौजूद है। इसकी अलग फिर सेपरेशन की जाती है, एक्सट्रैक्शन प्योरिफिकेशन वगैरह की जाती है, तब जाकर इकट्ठा होता है। तो इसी तरीके से कोई भी जो मेटल है वो अपने और कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, अलग सेपरेट मौजूद नहीं होते। द नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स, कि जो नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहा जाता है मिनरल्स कहा जाता है, यानी उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। यानी मेटल जो फर्ज करें हमने बात की Fe2F आयरन की, तो आयरन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो मौजूद नहीं है आयरन में, तो Fe2O3 की अपनी और की फॉर्म में मौजूद होगा। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने ओर्स पढ़े हैं, बेसिकली वो कह रहे हैं ओर्स जो हैं, तो और की फॉर्म में मौजूद, तो इन्हें कंपाउंड कहा जाता है, मिनरल्स इन्हें कहा जाता है मिनरल्स। द डेब्रिस सच ए सैंड, जो डेब्रिस होगी जैसे कि सैंड हो गए, रॉक हो गए, क्ले हो गए। सैंड कहते हैं ये रेत को, ये जो रेत होगी इनसे कांच की बोतलें भी बनाई जाती हैं। उसके बाद रॉक्स, ये जो पत्थर वगैरह हो गए, चट्टाने, एंड क्ले, ये जो मिट्टी वगैरह होती है। अटैच विद द मिनरल इज कॉल्ड गैंग्यू, तो ये जो मिनरल के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, ये जो तीन चीज़ें हैं, सैंड, रॉक और क्ले, इसको उसने कहा है गैंग्यू। यानी एक चीज़ होती है मिनरल जिसकी फॉर्म में वो मौजूद होता है, इसके साथ जुड़ी हुई होती है, जो चीज़ जुड़ी होती है इसके साथ वो क्या होती है, ये तो होती है मिनरल। मिनरल के साथ जुड़ी होती है डेब्रिस, और ये वाली डेब्रिस क्या चीज़ है, मिनरल, और ये वाली डेब्रिस, डेब्रिस जो है वो इसको वो कह रहे हैं, ये जो डेब्रिस है ये सैंड हो जाती है, रॉक हो जाता है, और ये जो उसके साथ जुड़े होते हैं, और क्ले जो कि मिनरल के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो उसने कहा है कि ये वाली जो चीज़ होती है इसे गैंग्यू कहा जाता है, GANGUE, गैंग्यू। सम इंपॉर्टेंट ओर्स आर गिवन इन टेबल 16.1, जो कि हमने पढ़ लिए सारे। एंड ओर इज अ सॉलिड डिपॉजिट, और जो होता है जैसे हमने बात की थी कि आयरन जो होता है Fe, ये ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं निकलता, तो ये अपने और से निकाला जाता है, और इसका जो और होता है वो Fe2O3 होता है। तो जो और होता है सॉलिड डिपॉजिट, यानी ये ज़मीन के अंदर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हुआ होता है। जैसे कि हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो सॉलिड उसमें जो हमने पढ़ा था कि इसमें आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत करीब होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं उन्होंने कहा, ना ही उन्होंने कहा कि ये गैस की फॉर्म में मौजूद होता है, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है जिसके आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। और जो होते हैं और ORE, तो कंटेनिंग हाई सफिशिएंटली हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल, और इसके अंदर मिनरल की बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है। ये जो मिनरल्स होते हैं ये होता है, और जैसे कि आपने पढ़ लिया कि Fe2O3 एक और है, तो इसके अंदर मिनरल की बहुत ज़्यादा परसेंटेज मौजूद होती है, मिनरल की जो मिनरल्स की होती हैं। तो इसमें ये आयरन, जिसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके अंदर और के अंदर मिनरल की बहुत ज़्यादा परसेंटेज मौजूद होती है टू मेक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इकोनॉमिकली फीजिबल। इसलिए जो ये मेटल होता है इसकी एक्सट्रैक्शन आसान हो जाती है। इस आयरन की, आयरन को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आयरन और में मिनरल की तादाद बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। आयरन को यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि अगर कोई गोल्ड है या कोई भी मेटल जो हमें चाहिए होता है उसकी परसेंटेज ज़्यादा मौजूद होती है। आयरन की होगी, आयरन की अगर हमने कोई भी मेटल निकालना, जैसे कि ऊपर हमने पढ़े हैं कॉपर की, एल्युमिनियम की, जो अलग-अलग मौजूद है। ये हमने फर्ज करो एल्युमिनियम का अपने किसी और से इसका निकालना है एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम की तादाद होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, अमोनियम की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और बाकी जो इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनकी तादाद होगी वो कम होगी। तो इसलिए एल्युमिनियम को निकालना आसान हो जाता है हमें। इसी तरीके से गोल्ड भी है, गोल्ड अपनी ज़्यादा तादाद में मौजूद होगा। तो टू रिकवर एंड यूज दीज मेटल्स, इनकी रिकवरी के लिए, रिकवर करना कोई चीज़ को निकाल लेना वापस, एंड यूज दीज मेटल, और इनके मेटल के इस्तेमाल के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, वी सेपरेट देम फ्रॉम ओर्स, हम इनको इनके ओर से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इनको इनके ओर से। यानी Fe2O3 में से Fe यानी आयरन को हम निकाल लेंगे किसी तरीके से, यानी हम ये कोशिश करेंगे, ये तो आम सी बात है, यानी इसमें से हमने एक इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, जिसे Fe2O3 जिसमें आयरन के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो, यानी ये Fe2O3 है, तो हम किस तरीके से इसको बेसिक आमतौर पर समझाने के लिए कर, ये हो जाएगा, और Fe2O3 फर्ज करो ये 2 आयरन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये वाली जो ओजोन ऑक्सीजन है वो किस तरीके से एक ऑक्सीजन के अंदर, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर निकाल देंगे, यानी किस तरीके से इसकी डीऑक्सीजनेशन कर देंगे। यानी हमने इस तरीके से करने, यानी जिस तरह ये आयरन को इसके ओर से निकाल देंगे, उस तरीके से NaCl में से हम Na को निकाल लेंगे, तो Na पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस तरीके से मुख्तलिफ करना है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में से हम इसकी डीऑक्सीजनेशन करेंगे, ताकि ऑक्सीजन के इसके अंदर कोई ऐसी चीज डालेंगे ताकि ऑक्सीजन हट जाए और ये सिलिकॉन पीछे बढ़ जाए। ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन ये आप देख सकते हैं कि जाहिर बात है, एक साइड पे अगर NaCl है और हमें Na चाहिए, तो इसका एक ही मतलब है कि हमें इसमें से क्लोरीन को निकाल दें, तो फिर हम ऐसी चीज देखेंगे कौन सी चीज होती है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, तो हम हो सकते हैं ये लिख लें कि HCl डाल दें, HOH डाल दें, वाटर डाल दें, तो ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाए, HCl अलग हो जाए। तो इस तरीके से हम कोई ऐसे तरीके देखेंगे। ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए दिखा है। अब आगे आ जाता है टू रिकवर एंड यूज दीज मेटल, मेटल की रिकवरी के लिए वी सेपरेट देम फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिड्यूस द मेटल लाइन, मेटल लाइन को रिड्यूस कर देंगे, यानी इनकी रिडक्शन कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, के प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी मेटल को अपने ओर से सेपरेट कर देंगे। अगर आप देखें, क्योंकि उन्होंने जिसमें बात की कि मेटल की रिडक्शन कर देंगे, यानी हम इधर क्या करेंगे, एंड देम फ्रॉम ओर एंड रिड्यूस द मेटल लाइन, मेटल लाइन को रिड्यूस कर देंगे, यानी रिडक्शन कर देंगे। वैसे तो इधर से अगर देखा जाए आयरन ओर है, हमें पता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो तब Fe2O3 आ जाएगा, इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये मेटल बन जाएगा। इनवर्स है इसी, जैसे कि NaCl में से जब Na पॉजिटिव के अंदर आए हैं तो क्या हुआ है, ये इसका ओर है और ये मेटल है, इसकी क्या हुई है, Na की हुई है ऑक्सीडेशन, और ये Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, और Cl की क्या हुई है, Cl की रिडक्शन हुई है और वो क्लोरीन नेगेटिव के अंदर चले। अब मेटल लाइन की अगर हम रिडक्शन कर दें, तो मेटल लाइन की इसकी NaCl की Na की रिडक्शन करें तो दोबारा इसका पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो दोबारा Na के अंदर चले जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि ऑक्सीडेशन होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, या एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन ये होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए,
या वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसमें अब पता चल रहा है कि Na की जो है इधर से जब इधर जाते हैं तो Na की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। पहले Na इधर 0 में मौजूद था, जैसे ये था, ये अगर हम बात करें इसका ओवरऑल चार्ज होता है ये 0 होता है, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इधर हमें पता चल गया कि ये अलग हो गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। इसका सही पता चल जाता है कि ये -2 × 3 ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि -2 चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 × 3 ये -6 होगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए +3 × 2 हो जाएगा। तो Fe2O3 ये भी PPSC 2022 में ये MCQs आया था, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना था। हमें ये दिया हुआ था, कोई एक दिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। बहर ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकाल लेना चाहिए। ऑक्सीजन की -2 × 3 -6 हो जाती है, और आयरन की +3 × 2 क्योंकि साथ 2 मौजूद है, तो ये +6 -6 क्योंकि अगर तब ये 0 होते हैं। तो अब ये देखा जाए तो ये -3 से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यानी ये अगर जिसमें आपको पता चल जाएगा अगर रिएक्टर में कोई चीज +3 में मौजूद है और प्रोडक्ट में वो +2 के अंदर जा रही है, तो ये क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। और अगर रिएक्टर में कोई चीज +2 में मौजूद है और वो प्रोडक्ट में +3 के अंदर जा रही है, तो वो ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी अगर हम किसी मेटल को उसके ओर से सेपरेट कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं, निकाल लेते हैं, तो एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज, और इसे इस्तेमाल के लिए, बनाने के लिए, इस्तेमाल के लिए काम करते हैं, तो उसे मेटलर्जी, इस पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। एक तो होती है जैसे हमने ऊपर बात की है, ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, हमने पढ़ी थी कि इकोनॉमिकली फिजिबल, हमने कहा था, और जो होता है वो सॉलिड डिपॉजिट होता है, जैसे मैंने ये बताया था सॉलिड डिपॉजिट होता है, फिर उसे सेपरेट कर देते हैं हम और से उस मिनरल को। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है जिसको हम और में से उस मेटल को निकाल लेते हैं, उसके और उसके अपने और में से, यानी NaCl में से Na को निकाल लेते हैं, Fe2O3 में से Fe को निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से कॉपर के और में से कॉपर को निकाल लेते हैं, अल्युमिनियम का जो और है बॉक्साइट, उसमें से अल्युमिनियम को निकाल लेते हैं। तो इसको पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। तो इसका मेटलर्जी के प्रोसेस में 3-4 हिस्से हैं। एक तो होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, यानी ग्राइंडिंग जिस तरह आपने देखा होगा ये सूखी जो ये जो चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, ये जो हकीम वगैरह होते हैं, और मुख्तलिफ ये जो पंसार की दुकान में मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इनको सेपरेट करते हैं, हम ग्राइंड करते हैं। और जब मुख्तलिफ ये जो लोग चटनी वगैरह बनाते हैं पुदीना और धनिया की और मिर्चें, इनको अलग पहले ग्राइंड करते हैं एक बर्तन में। ये जो होती है इस तरीके से एक होती है, तो उसमें वो एक वो होता है, एक सिलेंडर टाइप एक चीज होती है जिससे रोटियां वगैरह बनती हैं, घोटना जिसे कहते हैं आम पंजाबी में। तो बाद में इसमें अंदर इसे ग्राइंड करते हैं, वो सेपरेट थोड़ा थोड़ा करते हैं, यानी टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये तो चलो चीजें खाने वाली को एक बर्तन के अंदर किया जा सकता है, लेकिन जो लोहे हैं उनको तो इस बर्तन में नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके लिए एक अलग मशीनें होती हैं, बड़े बड़े लोहे को, यानी इनको एक अलग ओर्स वगैरह को, इनको क्या किया जाता है, एक पूरी मशीन के अंदर इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और पल्वराइज किया जाता है। उसके बाद कंसंट्रेशन, दूसरा सेटअप, ये हम कंसंट्रेशन आगे पढ़ते हैं, ये आगे आया है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ द और की कंसंट्रेशन की जाती है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, तीसरा स्टेप होता है कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मेटल को निकाल लेते हैं बाहर। अब जो मेटल को हम बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद चौथा प्रोसेस होता है कि मेटल की हम रिफाइन करते हैं, रिफाइनमेंट कर देते हैं। तो पहले एक होता है मैग्नेटिक सेपरेटर, ये आपकी एक इधर बनी हुई मैग्नेटिक सेपरेटर के नाम से डायग्राम बनी हुई है। इधर एक मैग्नेटिक रोलर होता है, जैसा कि आपने देखा होगा इस तरीके से चलती जा रही है, जैसे मोटरें वगैरह चल रही होती हैं। और उस पर साइकिल होता है, साइकिल का जो चेन होती है उस तरीके से 2 पहिए होते हैं, इस तरह चलती जा रही होती है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इधर से ऊपर से डाला जाता है और डाला जाता है। तो ये पाउडर फॉर्म में, पहले ये सॉलिड फॉर्म में हमने क्योंकि पढ़ा था, सॉलिड फॉर्म में और मौजूद होता है, तो इसमें से अब ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है। ये वाला पाउडर जो होता है सारा ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है, पाउडर फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में। पहले हमने सॉलिड फॉर्म में डाला है, बिल्कुल इस तरीके से इकट्ठा पूरा होगा। तो ये अब छोटे छोटे टुकड़ों में चला गया, ये अब इधर आता है और ये एक मैग्नेटिक इधर मूव कर रही होती है। ये मैग्नेटिक रोलर होते हैं, ये वाले 2 मैग्नेटिक रोलर।
तो ये रोल कर होते हैं। तो जाहिर बात है जब इधर से हम सॉलिड डालते हैं वो ये मशीन से स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जूसर की मशीन देखी होगी, आप आम डालते हैं जूसर मशीन में, मिल्क शेक बनाने वाली, आप आम डालते हैं या आप सेब डालते हैं या स्ट्रॉबेरी, वो आप स्मॉल इतने इतने टुकड़े करके डालते हैं। तो जब आप देखते हैं तो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल हो जाते हैं, वो छोटे छोटे बिल्कुल पाउडर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फिर आप ऊपर से दूध डालते हैं, मिल्क शेक तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से ये आपने पूरे बड़ा पीस डाला है, तो वो जब इसके अंदर जब जाता है मशीन के अंदर, तो ये घूम रही होती है अंदर से भी, ये इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इधर एक मैग्नेटिक रोलर मौजूद होता है, वो इसके साथ लगता जाता है, वो इधर आ जाता है। तो इसमें दो फिर हिस्से हो जाते हैं, एक होता है मैग्नेटिक पार्ट और एक होता है नॉन मैग्नेटिक पार्ट। जो नॉन मैग्नेटिक चीजें होती हैं वो सारी की सारी वो इधर आ जाती हैं, और जो मैग्नेटिक होती हैं वो क्योंकि जारी बात है इधर से अट्रैक्ट करती है, तो इसके अंदर जाके चली जाती है मैग्नेटिक वाली चीज। तो इस तरीके से दो चीजें अलग हो जाती हैं। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेटर। ये वाली जो चीज हमने बनाई है इसे कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेटर। ये मैग्नेट के तौर पर सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, दूर दूर ले जाते हैं। अब ये दूसरा जो चीज़ है इसका पॉइंट है, हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन आ जाती है आफ्टर माइनिंग। जब हम ज़मीन से चीज़ निकाल लेते हैं, जैसे कोल माइनिंग हो जाती है, माइनिंग ज़मीन से किसी चीज़ को निकालना, ये पूरी माइनिंग वगैरह होती है। तो ज़मीन से निकालते हैं माइनिंग, और को ज़मीन से जब निकाला जाता है थ्रू क्रशिंग, क्रशिंग के थ्रू दो क्रशिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग स्टेप इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर। तो क्रशिंग के जरिए से, ग्राइंडिंग के जरिए से उसको, इधर क्रशिंग होती है उसको पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देती है, इधर क्रशिंग ग्राइंडिंग वगैरह होती है तो ये इसे पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। द मिनरल इज सेपरेटेड फ्रॉम गैंगयू बाय सम फिजिकल मेथड। तो जो मिनरल होता है उसे गैंगयू से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ये जो 5th लाइन है कि जो मिनरल के साथ जो चीज़ लगी होती है, जैसे जो जिसमें रेत वगैरह आ जाती है, रेत और मिट्टी, उसको गैंगयू कहा जाता है, रेत और मिट्टी को। तो ये जो मिनरल होता है इसको रेत और मिट्टी से सेपरेट किया जाता है, यानी मिट्टी तो हमें नहीं चाहिए, रेत वगैरह तो सैंड वगैरह तो हमें नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल गैंगयू को सेपरेट कर देते हैं, वो बिल्कुल फजूल है, वेस्ट मटीरियल, उसको सेपरेट कर लेते हैं। किसी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन उसने कहा है कि यानी जो मिट्टी वगैरह को, गैंगयू को या डेब्रिस को, जो बिल्कुल कचरा है जिनको हम सेपरेट कर लेते हैं, जिसकी हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ दीज मेथड्स आर एज फॉलोज। तो कंसंट्रेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसने कहा कंसंट्रेशन के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी मैग्नेट के जरिए से सेपरेट करना, एक आ जाती है साइक्लोन सेपरेशन, और यानी इसके ज़रिए से भी यानी जो मिट्टी और कचरा वगैरह, वो रेत वगैरह, उनको हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और तीसरी आ जाती है फ्लोटेशन प्रोसेस। ये जो 3 चीज़ें आती हैं इनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर आ जाती हैं, और यानी जिसमें से हम गैंगयू को मिनरल से सेपरेट कर देते हैं, यानी मिट्टी को, रेत को, रॉक्स वगैरह को, क्ले को, तो इनको सेपरेट कर देते हैं। तो इनको हम अलग अलग पढ़ देते हैं, यानी गैंगयू को किस तरीके से सेपरेट किए जाते हैं। तो उसमें सारों से पहला जो मेथड है वह है मैग्नेटिक सेपरेशन का। मैग्नेटिक सेपरेशन का यानी मैग्नेट के जरिए से सेपरेशन का, जैसे कि मैंने भी आपको आगे बताया भी था कि मैग्नेटिक सेपरेशन होती है। तो ये एक डायग्राम सी बनी हुई है इधर चैप्टर में। तो ये एक हो जाती है मैग्नेटिक सेपरेशन, तो इधर से डायरेक्ट निकल आती है, और ये इसका कोनिकल सेक्शन है क्योंकि इसकी शेप कोन की तरह बनी हुई है, कोनिकल सेक्शन। और ये साइक्लोन बॉडी है, इसको साइक्लोन बॉडी कहा जाता है, साइक्लोन बॉडी। उसके बाद इस साइड पे डर्टी एयर की शेप मौजूद है, डर्टी एयर। इधर से यानी डर्टी एयर जो होती है ये एरो अंदर की जा रहा है बना हुआ, यानी ये अंदर जा रही है डर्टी एयर। उसके बाद इनलेट, इसे कहा गया इनलेट, यानी इससे अंदर जा रही है। उसके बाद ये एक क्लीनर एयर, जो साफ हवा है, वो कह रहे हैं क्लीनर एयर इधर से बाहर जा रही है, साफ हवा, क्लीनर एयर। और इसके अंदर एक गैस आउटलेट ट्यूब इधर मौजूद है, गैस आउटलेट ट्यूब। ये अगर आपने देखनी है तो ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 16 है, केमिकल इंडस्ट्रीज, तो पेज नंबर 146 पे उधर से आप ये देख सकते हैं, अगर ये डायग्राम आपको सही नजर नहीं आ रही तो। बहरहाल ये मैंने ग्राफ सी डायग्राम बनाई है, यानी आपने एक ये साइक्लोन बॉडी बनानी है, नीचे से डर्ट जा रही होगी और ऊपर से इनलेट आ रही होगी, डर्टी एयर और साफ हवा इधर से बाहर निकल होगी, और उसके अंदर से जो चीज़ है वो इस तरीके से कोई बनी हुई है, यानी जो एयर पास वगैरह हो रही है।
तो इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन होती है। फॉर मैग्नेटिक ओर के लिए अ मैग्नेट इज यूज टू रिमूव द मिनरल। मैग्नेटिक ओर के लिए यानी अगर कोई मैग्नेटिक ओर है, जैसे आपको पता है कि मैग्नेटिक, ये फिजिकल का भी चैप्टर है, फिजिक्स वगैरह का, ये मैग्नेट्स वगैरह जो होते हैं, जितने बड़े मैग्नेट होंगे उतनी फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितने मैग्नेटिक जितने बड़े बड़े मैस होंगे आपस में। और जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल के जब ट्रेंड्स पढ़े थे तो उसमें भी हमने कहा था कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं लेफ्ट से राइट पे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि जो जब प्रोटॉन नंबर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन नंबर बढ़ है। अब जाहिर बात है प्रोटॉन नंबर भी बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी बढ़ है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं यानी नेगेटिव चार्ज भी बढ़ है। तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो एटॉमिक का जो साइज होता है वो कम हो जाता है, एटम का जो साइज है। तो इस तरीके से जब साइज कम हो जाता है एटॉमिक रेडियस, तो यानी अट्रैक्शन की बढ़ रही है। तो ये भी मैग्नेटिक में भी यही है। मैग्नेट जितना ज़्यादा मैग्नेटिक होगा उतना ज़्यादा वो अट्रैक्शन होगी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव द मिनरल लिविंग द गैंगी बैंड। अब ये देखें, अगर हम दो चीज़ें, एक इधर मिनरल है, मिनरल में तो सारी बात है आपको पता है Fe2O3 मौजूद है, और साथ ही रेत मट्टी पड़ी हुई है, क्ले पड़ी हुई है, क्ले मट्टी सैंड तो पड़ी हुई है। तो इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इसमें से हम क्या करते हैं, ये सीमेंट इंडस्ट्री में सैंड का इस्तेमाल होता है, वो उधर होता है। फिर हम उसमें क्ले के, जिप्सियम के, वो हम मुख्तलिफ पड़े जाते हैं। पर ये मिट्टी के साथ ये वाली जो चीज़ पड़ी हुई है गेंगी पड़ी है मिनरल के साथ। तो अब ये जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेट ने तो सारी बात है मैग्नेट को अट्रैक्ट करना है, आयरन को, लोहे को, क्योंकि लोहे आपको पता है मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट कोई भी हो, मैग्नेट वहाँ लोहे के पास लेकर जाओ, वो जाकर उसके साथ चिमट जाता है, चिपक जाता है, तो अट्रैक्ट कर जाता है। तो ये आप इसमें से ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा ये, क्योंकि मैग्नेट है, मैग्नेट तो इसके साथ जाकर जुड़ जाए। और बाकी ये वाली जो चीज़ है रेत और मिट्टी, ये इससे सेपरेट हो जाएगी, ये इसको साथ नहीं जुड़ेगी। तो इस तरीके से इसकी सेपरेशन हो जाती है। ये सारों से आसान तरीके। पाउडर ओर इज ड्रॉप ओवर अ मूविंग बेल्ट, और पाउडर ओर जो है वो ड्रॉप ओवर मूविंग बेल्ट, ये जो इससे पिछले वाली मैंने जो सेपरेट आपको बताई थी, ये जो पिछले पेज में मैंने आपको डायग्राम बना के बताई थी, ये वाली, कि एक इधर मौजूद होता है, एक इधर मेटल रोलर मौजूद होता है, और इधर मूविंग बेल्ट होता है, मैग्नेटिक रोलर होता है, और ऊपर से पाउडर ओर इधर आ रहा होता है। यानी इधर से हमने पूरा एक बड़ा पीस डाला ओर का, तो ये पाउडर के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर वो आगे इधर से सेपरेट हुआ, इधर से नॉन मैग्नेटिक आ गए, इधर से मैग्नेटिक आ गए, इधर से मैग्नेटिक इसके अंदर जाकर चला गया और नॉन मैग्नेटिक इसके अंदर आ गया। तो ये पाउडर फॉर्म में और मौजूद है। तो ये इस तरीके से सेपरेशन होती है। इधर भी यही है, ये मैं बता चुका हूँ कि बेल्ट मूव ओवर टू व्हील्स, कि जो बेल्ट होता है वो दो व्हील के ऊपर से मूव कर रहा होता है। ये कंटिन्यू, जिस तरह मोटर होती है, साइकिल का आपने देखा होगा चेन मूव कर रही होती है। बेल्ट मूव ओवर टू व्हील, जो बेल्ट होता है वो दो व्हील के ऊपर से गुजर होता है। वन ऑफ द विच इज मैग्नेटिक, इन दोनों में से एक जो होता है वो मैग्नेटिक होता है। इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक ओर, वो मैग्नेटिक ओर को अट्रैक्ट करता है। सो इट फॉल्स नियर टू द मैग्नेटिक व्हील, 9 फॉल्स फर्दर अवे। अब ये वाला जो होता है ये क्योंकि मैग्नेटिक था, तो इनमें से हमने कहा था एक मैग्नेटिक होगा और एक नॉन मैग्नेटिक होगा। जो मैग्नेटिक होगा वो जाहिर बात है, जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो ये इधर से जा रहा होगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये इधर जाकर गिर जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक होगा क्योंकि ये इससे अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये इधर मैग्नेटिक मौजूद है, तो ये कोई चीज इधर जा रही है तो अट्रैक्शन की वजह से इधर चली जाएगी, इधर गिर जाएगी। तो ये होती है जो हमने पहले पढ़े। उसके बाद आ जाते हैं साइक्लोन सेपरेशन। अच्छा, ये वाली जो मैग्नेटिक सेपरेशन है ये 16.1 डायग्राम है जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये उसकी है। ये जो पहला पार्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन का, ये मैं पढ़ा चुका हूँ अभी इधर। अब ये जो दूसरी आती है ये साइक्लोन सेपरेशन। ये जो मैं मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने इससे पहले भी आपको बताई, ये वाली जो है ये साइक्लोन सेपरेशन है। ये जो दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये वाली जो है ये मैग्नेटिक सेपरेशन है। और अब पढ़ते हैं ये वाला जो है ये साइक्लोन सेपरेशन। ये वाली जो है साइक्लोन सेपरेशन बी पार्ट है। साइक्लोन सेपरेशन
तो साइक्लोन सेपरेशन में क्या होता है, व्हेन वेयर लार्ज डेंसिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन ओर एंड इम्प्योरिटीज। वो कहते हैं साइक्लोन सेपरेशन में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है वो डेंसिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब डेंसिटी आप लोगों को पता है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। कि मास डेंसिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि एक का मास बहुत ज्यादा होगा और एक का मास जो होगा वो बहुत कम होगा। एक का मास बहुत ज्यादा होगा और एक का दूसरे का मास बहुत कम होगा। इस तरीके से मास में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद एक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, एक का वॉल्यूम हो सकता है बहुत कम हो, सही बात है। एक की डेंसिटी ज्यादा है और एक की डेंसिटी कम है। इसकी डेंसिटी फर्ज करो जिसकी ज्यादा है, उसका मतलब है इसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम जो है वो कम है। और दूसरे की क्या होगी, डेंसिटी जो होगी वो कम होगी। उसमें क्या होगा कि मास जो वजन होगा बहुत कम होगा और वॉल्यूम जो होगा वो सारी बात ज्यादा होगा। तब भी वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तब भी नीचे वाली चीज जितनी ज्यादा होगी ऊपर वाली चीज उतनी कम होगी, यानी डेंसिटी कम होगी। तो ये वाली चीज दोनों में ना दो डेंसिटी में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो एग्जिस्ट बिटवीन ओर एंड इम्प्योरिटीज, ये दोनों डिफरेंस किसके दरमियान में होगा, और इम्प्योरिटीज के दरमियान में। एक में जो मैस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और का फर्ज करें वजन बहुत ज्यादा होगा, और इम्प्योरिटीज जो होंगी वो कम होगी। तो इसमें इस तरीके से साइक्लोन सेपरेटर को इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मेथड एयर अंडर द हाई प्रेशर इज ब्लोन थ्रू द पल्वराइज्ड ओर, कि पल्वराइज्ड ओर से हवा को बहुत तेजी से भेजा जाता है, यानी इधर से हवा को बहुत तेजी से भेजा जाता है इधर से, क्योंकि ये इनलेट हमने कहा है। इधर से हवा बहुत तेजी से अंदर आएगी, बहुत तेजी से। फिर क्या होगा, इज ब्लोन थ्रू द पल्वराइज्ड ओर, द लाइटर गैंग्यू इज ब्लोन अवे थ्रू द टॉप, कि लाइटर जो गैंग्यू है वो ऊपर से उड़ जाएगा। पार्टिकल्स हिट द वॉल बाय सेंटर, दे फॉल डाउन द फनल। वो कहते हैं कि अब क्या होगा कि जो हम बाहर से हवा भेजेंगे, जो डर्टी एयर है उसके हमारे कोई तरफ नहीं, हम हवा इधर से भेजेंगे बहुत फुल स्पीड में, तो वो इधर से हाई वेलोसिटी में आके मूव करेगी। तो जो हवा होगी वो इधर से सेपरेट कर देगी। जो डेंसर मटेरियल है, जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि जिसका वजन ज्यादा होता है वो चीज नीचे आ जाती है। तो ये वाली चीज नीचे, इसीलिए जो लकड़ी होती है वो ऊपर फ्लोट करती रहती है, जैसे कि कश्ती वगैरह होती है वो पानी के अंदर, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, क्योंकि वजन उसको हल्की होती है, उसका वजन कम होता है, वो इसलिए ऊपर फ्लो करती रहती है। इसी तरीके से जो बर्फ होती है वो भी ऊपर फ्लो करती रहती है। तो जिसकी वजह से सर्दियों के अंदर ये होता है कि वो मछलियाँ मरती नहीं है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी हल्की होती है, तो वो ऊपर आके फ्लो कर जाती है, ब्लैंकेट टाइप बन जाती है। तो नीचे जो होती है टेम्परेचर वो गर्म रहता है, तो इसलिए मछलियाँ मरती नहीं है सर्दी में भी, क्योंकि ऊपर बर्फ आई होती है, तो सन की जो रेज होती है वो बर्फ के ऊपर पड़ी होती है। तो और जो हीट यानी जो ठंडक है वो सारी ऊपर आई होती है, रुकी होती है। नीचे जो होती है वो एक ब्लैंकेट के तौर पर बर्फ काम करती है। नीचे जो मछलियाँ होती हैं उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो स्टेबल रहता है, वो मरती नहीं है, उन्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें बर्फ जो होती है वो उनको एनवायरनमेंट से रोक लेती है। तो ये जो होती है ये अल्लाह ने ऐसा अच्छा निज़ाम बनाया है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है, ये वाली कॉनिकल सेक्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि बाहर से हवा भेजी है और ये जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आके गिर जाती है, वो सेपरेशन हो जाती है। और जो इम्प्योरिटीज क्योंकि हल्की होती है, उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो इधर से ऊपर उड़ जाती है, इम्प्योरिटीज हट जाती है। और जो डेंसिटी होती है वो लेस मटीरियल जो होता है वो इधर से नीचे आ जाता है। लाइटर गैंग्यू जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे से ऊपर उड़ जाती हैं, और जो मिनरल होता है, जो मिचाई होता है डेंसर मटीरियल, वो इधर से नीचे आकर हमें मिल जाता है। तो कॉनिकल सेक्शन में आ जाता है, दे फॉल डाउन द फनल, फिर वो फनल से नीचे आ जाता है, उन्हें हम अलग कर लेते हैं। ये इसका दूसरा तरीका था साइक्लोन सेपरेशन के जरिए से। अब हम तीसरे मेथड पढ़ लेंगे फ्लोटेशन प्रोसेस के। ये फ्लोटेशन का कौन सा प्रोसेस होता है? अब तीसरे मेथड आ जाता है, इसकी मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ फ्लोटेशन प्रोसेस की। इसके जरिए से मेटल को उसके और से सेपरेट किया जाता है, कंप्रेस्ड, यानी हमने ये कंसंट्रेशन पढ़े, यानी मेटल को मिनरल को उसके गैंग्यू से सेपरेट किया जाता है, इम्प्योरिटी से हटाया जाता है। यानी जैसे रेत वगैरह, मिट्टी को फिलहाल हम सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और इसके अच्छा ये कंप्रेस्ड एयर होती है ये, और ये वाला सल्फाइड और पार्टिकल्स आ जाते हैं। ये सल्फाइड और पार्टिकल्स इधर वो आ जाते हैं।
इधर वाटर कंटेनिंग प्लेन ऑयल आ जाता है, वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। इधर गैंग्यू आ जाते हैं, यानी जो मिट्टी वगैरह रेत और रॉक्स वगैरह आगे वो इधर आ जाते हैं। फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स, फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स। यानी बेसिकली ये झाग सी बन जाती है, जैसे झाग होती है। आपने बारिश में देखा होगा, जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो जो बड़े बड़े नाले होते हैं उनके ऊपर एक झाग वगैरह सी आ जाती है इस तरीके से, तो ये बबल्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। पर फ्लोटेशन प्रोसेस से कहा जाता है कि पल्वराइज्ड और इस यानी जो पाउडर फॉर्म में और मौजूद है। यानी पहले हमने जैसे कि हमने जो सारों से फर्स्ट डायग्राम पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था एक बेल्ट होता है, पहले ऊपर से एक फनल होता है, उसके अंदर हम बड़ा सॉलिड पार्टिकल में और डालते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में फिर आ जाते हैं, और फिर आगे वो बैटर एक बेल्ट सा होता है, मूविंग बेल्ट होता है, तो उससे मूव कर रहे होते हैं, तो फिर मैग्नेटिक लेंस हो जाते हैं सेपरेट। तो ये जो पल्वराइज्ड और है यानी और जो पाउडर फॉर्म के अंदर मौजूद है, ये इज फेड इनटू द टैंक कंटेनिंग वाटर एंड ऑयल डिटर्जेंट मिक्सर। एक हमारे पास टैंक होता है, एक बाल्टी समझ लो, टब समझ लो, कंटेनर समझ लो, उसके अंदर क्या होता है कि एक पानी और ऑयल का मिक्सचर मौजूद होता है। यानी जारी बात है, जब ऑयल और पानी का मिक्सचर मौजूद हो तो हल्की सी झाग वगैरह होती है, तो दिस द मिक्सचर इज एगिटेटेड विद एयर, और उस मिक्सचर के अंदर हमने एयर डाली है, कंप्रेस्ड एयर डाली है। बिल्कुल, जब हम कंप्रेस्ड एयर उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इधर ये भी मौजूद है, इधर से ये भी मौजूद है। तो उसके बाद मिनरल डिटर्जेंट वेट द मिक्सचर इज एगिटेटेड विद एयर, एयर हमने उसके अंदर डाली है। डिटर्जेंट वेट द मिनरल पार्टिकल बट नॉट द सिलिकेट गैंग्यू, के जो डिटर्जेंट होते हैं वो वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं। एक होता है ड्राई कर देना, खुश्क कर देना, एक होता है डिटर्जेंट वगैरह जो सर्फ वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, वेट द मिनरल पार्टिकल्स, वो मिनरल पार्टिकल्स को गीला कर देते हैं। लेकिन सिलिकेट गैंग्यू जो ऊपर टॉप में सिलिकेट गैंग्यू मौजूद है उसको नहीं गीला करते। जैसे कि सिलिकेट गैंग्यू, जो सिलिकेट का गैंग्यू है, ये गैंग्यू यानी जो हम बार बार जो मिट्टी और रेत वगैरह होगी, रॉक्स वगैरह होगी, उसको गीला नहीं करते। लेकिन जो मिनरल पार्टिकल्स होगा, क्योंकि हम इस बार सेपरेट ही दो को कर रहे हैं, एक मिनरल को और एक उनको कंसंट्रेशन में हमने सिर्फ दो चीज़ों की सेपरेशन बनी, एक मिनरल को और एक उसके मिट्टी और रेत वगैरह से, यानी मिनरल को उसको गैंग्यू से हमने सेपरेट करना है। हम इधर से ये ध्यान में रखना कि और को आयरन और में से उसके मेटल को नहीं निकाल रहे, इसमें हम सिर्फ ये पढ़ें कि मिनरल को गैंग्यू से हम सेपरेट कर रहे हैं। द मिनरल पार्टिकल राइज टू द टॉप ऑफ द मिक्सचर, जो मिनरल पार्टिकल होते हैं वो उड़ जाते हैं टॉप ऑफ द मिक्सचर एज फोर्थ, यानी झाग की फॉर्म में जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो झाग की फॉर्म में ऊपर चले जाते हैं, फ्रॉम वेयर दे आर स्किम्ड ऑफ, जहां से वो उनकी स्किमिंग हो जाती है। पार्टिकल्स ऑफ द गैंग्यू, जिनको उस तरह से फिर उनको निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। पार्टिकल्स ऑफ गैंग्यू फॉल डाउन टू द बॉटम, जो पार्टिकल्स होते हैं गैंग्यू के वो इधर नीचे आकर गिर जाते हैं, इधर से हवा भेजी जाती है, इधर से फिर जो होते हैं जो मिनरल होते हैं वो सारे के सारे ऊपर चले जाते हैं, जहाज के साथ चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो हवा जब हमने इधर से भेजी है तो उनको वेट कर दिया उसने, क्योंकि इधर वाटर और ऑयल का मिक्सचर है, वाटर और ऑयल का मिक्सचर है ये। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मिनरल होते हैं वो ऊपर जहाज के साथ चले जाते हैं, और जो मिट्टी और रेत वगैरह, सैंड, रॉक्स वगैरह, गैंग्यू जो थी वो नीचे आ गई, इधर चली जाती है। इधर से फिर जो ऊपर आते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं मिनरल को। पार्टिकल्स ऑफ तो कॉपर ओर इज कंसंट्रेटेड जनरली बाय फ्लोटेशन प्रोसेस, और जो कॉपर ओर है ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि जो फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए से यानी ये मुख्तलिफ प्रोसेस जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के पढ़े हैं, कंसंट्रेशन के पढ़े, तो यानी किस तरीके से एक हो सकता है कि आयरन को किसी इन तीनों में से किसी एक मेथड से कंसंट्रेशन की जाती हो, और हो सकता है सल्फाइड की किसी दूसरे तरीके से, कॉपर की किसी दूसरे तरीके। तो कॉपर का जो और है उसकी जो कंसंट्रेशन की जाती है, कॉपर के जो मिनरल होते हैं उनको जब हम मिट्टी और गैंग्यू से सेपरेट करते हैं तो उनको हम फिर फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए सेपरेट करते हैं। तो ये आ जाता है इसके कंसंट्रेशन। अब जो दूसरा मेथड है वो आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल की एक्सट्रैक्शन, यानी मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से मेटल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम ये पढ़ते हैं इसका दूसरा मेथड, ये जो है
एक्सट्रैक्शन के बाद फिर रिफाइनिंग आ जाती है, और एक्सट्रैक्शन में हमारे पास 3 किस्म के आ जाते हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ी है, कंसंट्रेशन पढ़ी है, उसमें भी 3 आ जाते थे, यानी बेसिकली पहले में भी 3 आ जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजिंग, यानी और दूसरा मेथड जो है कंसंट्रेशन उसको। अच्छा, एक और तरीका भी है, आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ कि ये जो है बेसिकली जो सारों से पहले चार्ट है, यानी क्रशिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया और पल्वराइजिंग हो गया। अगर आपने हेडिंग मुख्तलिफ याद करनी हो तो आप उसको पहले वर्ड जेहन में रख लें, यानी क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजिंग, ये हो गया CGP। उसके बाद जैसे कि यूनिवर्सिटी में CGPA वगैरह आते हैं तो आप ये जेहन में CGP। उसके बाद दूसरा जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर फिर 3 पॉइंट आ जाते हैं, यानी मैग्नेटिक आ जाते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, साइक्लोन सेपरेशन और फ्लोटेशन प्रोसेस, MCF। आप मैग्नेटिक सेपरेशन, साइक्लोन सेपरेशन और फ्लोटेशन प्रोसेस। अब तीसरा मेथड हम पढ़ने लगे हैं, इसमें आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी 3 चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है रोस्टिंग, एक आ जाती है स्मेल्टिंग, एक आ जाती है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन अलग आ जाता है। रिफाइनिंग और ये एक्सट्रैक्शन आ गई, रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन। और चौथा प्रोसेस आ जाता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग को प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, यानी रिफाइनिंग जो होती है ये प्यूरिफिकेशन भी होती है वैसे, यानी साफ करना। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन में फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आ जाती है, और 2 मेथड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और एक डिस्टिलेशन आ जाती है, यानी जिससे हम उन्हें प्यूरिफिकेशन साफ करते हैं। अब हम पढ़ने लगे एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में आपने 2 चीजें पढ़नी है, एक रोस्टिंग पढ़नी है और एक स्मेल्टिंग पढ़नी है। स्मेल्टिंग में फिर आपके 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। स्मेल्टिंग के अंदर आपकी एक आ जाती है रोस्टेड कॉपर और एक बिस्मिलाइजेशन। रोस्टेड कॉपर और एक बिस्मिलाइजेशन। ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं आपके एक्सट्रैक्शन में। तो अब हम ये पढ़ने लगे हैं, तो मैं बाकियों को ये आप नोट करना है तो कर लें, आप बाकियों को सेपरेट कर लेते हैं। अब हम पढ़ने लगे एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस तरीके से की जाती है। मेटल आफ्टर द मिनरल हैज बीन फ्रीड ऑफ गैंग्यू, जब मिनरल को उसके गैंग्यू से सेपरेट कर लिया जाता है। अब गैंग्यू में अब बार गैंग्यू का वर्ड यूज करूंगा, ये मैं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ गैंग्यू जो होती है ये रेत हो गई, मट्टी हो गई, रॉक्स हो गई, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, सैंड, क्ले एंड रॉक्स। तो गैंग्यू को जब मिनरल से हम सेपरेट कर लेते हैं एंड कंसंट्रेट कर लेते हैं, यानी हमने जब स्टेप कर लिया दूसरा, इट इज पास थ्रू द सम केमिकल प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल, फिर उसको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें से हम उसको मेटल को सिर्फ अलग कर लेते हैं। उसमें सारों से पहले जो है वो है रोस्टिंग करना। रोस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि सम मिनरल्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, कि मिनरल को उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। मिनरल को यानी मिनरल की बेसिकली ऑक्सीडेशन कर दी जाती है बाय हीटिंग इन द एयर के अंदर हीट करके, एट टेम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी इतने टेम्परेचर पे देना ताकि वो मेल्ट ना करे, यानी उसका जो मिनरल है वो मेल्ट ना करे। हमने मिनरल को हीट करके उसकी ऑक्सीडेशन बेसिकली करनी है, उसको उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देना है, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं देना कि वो मेल्ट कर जाए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर रखना है ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ऑक्साइड हो जाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। फॉर एग्जांपल द रोस्टिंग ऑफ जिंक ब्लेंडी, यानी जिंक ब्लेंडी जैसे हमने आपको बताया कि जिंक ब्लेंडी उसका ओर है, जो कि हमने टेबल में पढ़ा था कि मेटल और उसके ओर। तो जिंक को मैंने आपको बताया था कि जिंक जो है उसके सल्फाइड से निकाला जाता है। तो इसमें जिंक ब्लेंडी है तो जिंक सल्फाइड टू जिंक, ये रोस्टिंग का पार्ट है, रोस्टिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। तो जिंक सल्फाइड से जिंक सल्फाइड 2 हमने लिए मोल लिए, इसकी हमने की ऑक्सीडेशन, यानी इसको उसके ऑक्साइड के अंदर ऐड कर दिए, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन गया। ये 2 जिंक ऑक्साइड बन गए हमारे पास, और 2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गए, और हमने इसे हीट किया और कम टेम्परेचर पे किए, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं किया कि वो मेल्ट कर जाए। तो जिंक सल्फाइड की ऑक्सीडेशन की है, तो जिंक ये जो मेटल है ये इसका ओर था पूरा, और इसमें से जिंक को हमने सेपरेट कर लिया, ये जिंक की ऑक्सीडेशन कर दी, जिंक को उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड थी ये सेपरेट हो गई है,
सल्फर ऑक्साइड इधर सेपरेट हो गया और जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसे कहा जाता है। और इसी तरीके से इसका जो दूसरा है, जैसे कि हमने बताया था कि दो और होते हैं, मरकरी का जो और है ये भी इसी तरीके से मरकरी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी सिर्फ मरकरी के अंदर चला जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड अलहदा हो जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे तो मरकरी हमारे पास अलहदा आ गया मेटल। और इसी तरीके से एक तीसरा मेटल है कॉपर आयरन सल्फाइड, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन करेंगे। रोस्टिंग में हमने ऑक्सीडेशन करनी होती है, बेसिकली किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, यानी बेसिकली हम ये चाहते हैं कि आयरन में से जिंक सल्फाइड में से सल्फर निकल जाए, जिंक सल्फाइड में से मरकरी सल्फाइड में से सल्फर निकल जाए, सिर्फ मरकरी रह जाए। कॉपर आयरन सल्फाइड में से इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कॉपर सल्फाइड आ जाएगा और आयरन सल्फाइड अलहदा हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलहदा हो जाएगा। आपने एक चीज नोट की होगी कि तीनों में सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, इधर भी सल्फर डाइऑक्साइड, इधर भी सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जिंक अपने जो जिंक मेटल है वो और में अपने सल्फाइड के साथ मौजूद होते हैं, जिंक सल्फाइड। ये जो मरकरी का और है, मरकरी अपने और में जिंक मरकरी सल्फाइड के अंदर मौजूद होते हैं, आयरन कॉपर आयरन सल्फाइड। ये तो था पहला प्रोसेस जिसमें हमने ये कॉमन चीज़ें पढ़नी है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी होती है, यानी मेटल अपने ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है और मेटल सेपरेट हो जाते हैं। इसमें एक दूसरा प्रोसेस आ जाता है स्मेल्टिंग, टू द मेथड टू रिड्यूस मेटल आइन टू फ्री मेटल। अब हमारे पास क्या होता है कि इसी का अगला हिस्सा है, रोस्टिंग का ये अगला हिस्सा कि हमने जिंक सल्फाइड को पहले जिंक के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब जिंक ऑक्साइड में से हम ऑक्साइड को निकाल लेंगे तो सिर्फ हमारे पास जिंक बच जाएगा। तो ये मैं बताने लगा, ये रोस्टिंग का प्रोसेस के आगे ही हमने, यानी रोस्टिंग में हमने जैसे कि देखा था कि हमने मेटल को उसकी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर रिलीज हुआ था। तो अब हम पढ़ने लगे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि रोस्टिंग का ही अगला हिस्सा होता है, यानी हमने जिंक ऑक्साइड बनाई है तो उसमें से हम ऑक्साइड को सेपरेट करके हम जिंक सिर्फ ले आएंगे। तो बेसिकली इस जिंक ऑक्साइड के अंदर डालना क्या होगा, कार्बन डालते हैं, ये भी सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है। ये साथ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके अंदर हमें ये वाली चीजें मेंशन करना लाजमी होती है कि ये किस फॉर्म में मौजूद है, ये सॉलिड मौजूद है, ये भी सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। तो ये आगे जिंक के अंदर चली गई और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास निकल गई। तो ये जो जिंक था ये तो सॉलिड में बना है और कार्बन अपनी मोनोऑक्साइड जो होती है ये गैस की फॉर्म बनी है। तो ये इसका दूसरा प्रोसेस है मेल्टिंग। जैसे कि हमने पहले प्रोसेस पढ़ा कि रोस्टिंग में उसको मेटल को उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसी से अगला जब ऑक्साइड बन जाएगी तो हम उसको ऑक्साइड से सेपरेट करके उस मेटल में लाएंगे। तो बेसिकली इसकी रिडक्शन हुई, इसे रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन को रिमूव कर देने को पहले हमने प्रोसेस किया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देना, ऑक्सीजन को ऐड कर देना। अब ये रिडक्शन यानी ऑक्सीजन को निकाल दिया हमने, तो ये हमारे पास मेटल बन गया जिंक। उसके बाद हमारे पास ये जो आयरन है ये अपने और फॉर्म में जब मौजूद होगा तो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड जो है ये फिर सेपरेट हो जाएगी आयरन के अंदर, दो आयरन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी आयरन में से ऑक्साइड को निकाल देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो इसमें फिर एक और है टंगस्टन WO2O3 प्लस 3 हाइड्रोजन, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन डालेंगे तो टंगस्टन इसमें भी यही होगा कि ये भी ऑक्साइड में था, ऑक्सीजन को निकाल के जिंक में कन्वर्ट कर दिया, ये भी आयरन ऑक्साइड में था, ऑक्सीजन को निकाल के सिर्फ आयरन मेटल आ गया हमारे पास। ये भी WO3 ऑक्साइड के साथ मौजूद था, इसको हमने वाटर बना दिया साथ और टंगस्टन हमारे पास आ गया, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। इससे कहा जाता है स्मेल्टिंग। ये वाला जो हमने प्रोसेस पढ़ा स्मेल्टिंग, यानी हमने 2 प्रोसेस पढ़े, एक रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। रोस्टिंग में हमने उसकी मेटल को उसके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिए और सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दिया, और स्मेल्टिंग में हमने ऑक्साइड को में से ऑक्साइड निकाल दिया और हमारे पास सिर्फ मेटल बच गया। अब हमारे पास एक चीज़ है स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इज डन इनटू स्मेल्ट। एक उन्होंने स्पेसिफिक स्मेल्टिंग बताई हुई है कि कॉपर जो ओर है, यानी कॉपर अपने जो और फॉर्म में मौजूद है उसकी स्मेल्टिंग जब हम करते हैं, यानी उसके ऑक्साइड में से यानी कॉपर ऑक्साइड में से जब हम कॉपर को सेपरेट करते हैं तो उसके 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके से हम 2 हिस्सों में 2 स्टेप्स में हम उसे सेपरेट करते हैं। तो रोस्टेड कॉपर ओर इज हीटेड विद कोक एंड सैंड एट अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस। हम 1100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं, तो उसे हीट करते हैं कोक के साथ और सैंड के साथ। कोक जो होती है ये कार्बन की फॉर्म है, कोल की फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म है, कोयले की फॉर्म होती है, जैसे कोल टार, इस तरह मुख्तलिफ जो बनते हैं। एट सैंड एट अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस द मटीरियल्स
मेल्ट एंड सेपरेट इन 2 लेयर्स। जब हम इतना ज़्यादा हीट करते हैं, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ये 2 लेयरें बन जाती हैं। 2 लेयर्स में ये सेपरेट हो जाते हैं, 2 लेयर में ये अलग हो जाते हैं। 2 लेयर हमें नज़र आने लग जाती हैं। द बॉटम लेयर एक नीचे वाली लेयर होती है और एक ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप लेयर। तो जो बॉटम लेयर होती है दैट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड इज कॉल्ड मैटी। यानी मैं 2 लेयर ले लेता हूँ कि 2 लेयर कौन कौन सी बनती है, एक नीचे वाली लेयर बनती है और एक ऊपर वाली लेयर बनती है। जो नीचे वाली लेयर होती है बॉटम लेयर, वो बनती है दैट कंटेन मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। इसका मिक्सचर मौजूद होता है और इसे कहा जाता है मैटी। और एक और ये वाली नीचे वाली लेयर होती है, इसी के ऊपर एक और लेयर बनती है, ये एक इसका मिक्सचर मौजूद होता है। एक और ऊपर लेयर बनती है, इज अ कॉल्ड सिलिकेट स्लैग। एक सिलिकेट स्लैग की लेयर बनती है। ऊपर वाली लेयर सिलिकेट स्लैग की फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड सैंड। ये आयरन ऑक्साइड और सैंड के मिक्सचर से बनती है, आयरन ऑक्साइड और सैंड से। आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाते हैं FeSiO3। तो ये इस तरीके से एक और लेयर बन जाती है रोस्टेड कॉपर ओर की। तो एक अपर लेयर बनती है और एक बॉटम लेयर बनती है। इसमें भी जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्मेल्टिंग में एक रोस्टिंग में क्या होता है कि सारों से पहले हम उसकी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें भी 2 ही स्टेप होंगे। यानी देखा जाए तो ये वाले जो हमने बेसिकली स्टेप लिखे जी के स्मेल्टिंग का स्टेप हमने लिखा है। स्मेल्टिंग में क्योंकि हमने कहा था कि ऑक्साइड को निकल जाती है, ऑक्साइड अलग होगी सिलिकॉन के साथ आगे। इसका जो रोस्टिंग वाला स्टेप है जिसमें हमने पढ़ा था कि वो उस अपने ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आयरन सल्फाइड होगी और साथ ऑक्सीजन होगी। तो ये आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये आपने ध्यान में रखना है कि 2 स्टेप में, एक रोस्टिंग और एक स्मेल्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा कि कोई भी जो चीज़ होगी मेटल अपने जो और होगा, जैसे कि आयरन सल्फाइड होगा, वो ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मेल्टिंग उससे अगला स्टेप है, उसमें जो ऑक्साइड होगा उसमें से ऑक्साइड निकल जाएगी और मेटल अलग हो जाएगा। इसमें एक दूसरा प्रोसेस उन्होंने बताया है स्टेप ऐसा बेसमर कन्वर्टर का, बिस्मराइजेशन। In this process, air is blown through the molten copper matty in a Bessemer converter। कि जो एयर होगी उसको ब्लो किया जाएगा थ्रू द molten copper। इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ। बेसमर कन्वर्टर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए से कन्वर्ट किए जाती हैं। ये एक इस तरीके से इसकी शेप बनी हुई है और इसमें से एक ये बाहर निकल रही है, एक ये बाहर निकल रही है। एयर इन, इधर से हवा को हम अंदर फेंकेंगे, इन इस साइड से अंदर जाएगी। और इधर एक चीज बनी हुई है स्लैग, इधर ये वाली जो चीज होगी इसे स्लैग कहा जाता है। स्लैग ऊपर जाएगी और ये एक माल्टन ट्रे मौजूद है। माल्टन ट्रे, माल्टन कहते हैं हीट करने को। हम ज्यादा इधर माल्टन ट्रे, गर्म ट्रे होगी, इधर से हम हीट देंगे, टेम्परेचर ज्यादा देंगे और ये गर्म करेगी एयर। और इधर से हवा हमने इधर दी है क्योंकि आपको पता है जो गर्म एयर हवा होती है वो ऊपर की जाने उठती है। और ये हमारे पास एक होगी टायो, TUYERES। ये बेसमर कन्वर्टर का एक मुख्तलिफ किस्म के पार्ट है बेसमर कन्वर्टर के। इनकी वर्किंग इस तरीके से होती है, यानी एयर इज ब्लोन थ्रू द molten कॉपर मैटी। एयर को इधर से अंदर डाला जाता है, एयर इधर से अंदर होती है इन बेसमर कन्वर्टर। एनी रिमेनिंग आयरन सल्फाइड इज ऑक्साइड। जो भी हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था कि पहले स्टेप में रोस्टिंग में क्या होता है कि आयरन का जो ओर होता है वो ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी आयरन सल्फाइड होता है ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है अपने। तो ये जो हमने पहला स्टेप पढ़ा था कि आयरन जो सल्फाइड होता है उसमें से आयरन जो होता है ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, रोस्टिंग में हमने पढ़ा था। तो जो हिस्सा रह गया है आयरन सल्फाइड का और का जो हिस्सा रह गया है जो कि ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, वो इधर उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो स्लैग के तौर पर रिमूव हो जाएगा FeSiO थ्रू। ये स्लैग के तौर पर इधर से रिमूव हो जाएगा इन द फाइनल स्मेल्टिंग। उसके बाद अगला हमने प्रोसेस पढ़ा है स्मेल्टिंग का। तो हमने पढ़ा है स्मेल्टिंग में क्या होता है कि जो ऑक्साइड बन जाती है उसमें से अब क्या होता है कि ऑक्सीजन निकल जाती है। तो कॉपर सल्फाइड इज ऑक्साइड टू कॉपर ऑक्साइड। पहले स्टेप में कॉपर सल्फाइड जो होगी वो कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी।
फिर विच रिएक्ट विद द रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड टू फॉर्म मेटेलिक कॉपर, फिर वो मेटेलिक कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके दो रिएक्शन है, ये मैं लिख देता हूँ इधर, तो ऊपर लिख देता हूँ कि कॉपर सल्फाइड जो है उसकी पहले हुई है ऑक्सीडेशन, यानी जो हमने पहला स्टेप पढ़ा कि रोस्टिंग वाला, तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई है और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई। बैलेंस आप कर सकते हैं खुद ही, तो ये यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड के अंदर ये रोस्टिंग का प्रोसेस हुआ। अब जो कॉपर सल्फाइड है, जो रिमेनिंग कॉपर ऑक्साइड जो रिमेनिंग रहेगी, ये जो रिमेनिंग रहेगी यही फिर कॉपर ऑक्साइड यही वाली दोबारा इस्तेमाल होगी। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड जो रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करेगी और उसे 6 कॉपर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से हमारे पास कॉपर मेटल के तौर पर सेपरेट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास निकल जाता है। अब हमारे पास इधर एक नीचे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, द प्रोडक्ट कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, यानी हमारे पास कॉपर जो आ गई है इज अबाउट 97 to 99% प्योर, यानी तकरीबन ये 100% प्योर है, यानी 99% प्योर हमें कॉपर मिल गई है विद एंट्रैप्ड बबल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इसके और एंट्रैप्ड जो बबल है सल्फर डाइऑक्साइड के, वो एंट्रैप वो उसके साथ रुके हुए हैं। बिस्मराइजेशन आल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट प्योर आयरन इनटू स्टील, और बिस्मराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। बिस्मराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है आयरन को स्टील के अंदर। फिर आपको पता है स्टील के अंदर आगे मुख्तलिफ यूटेंसिल वगैरह बनाए जाते हैं, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, और पूरी एक स्टील अलग एक इंडस्ट्रीज है। अब इसका एक लास्ट स्टेप है मेटल की, जो हमने इंडस्ट्री बेसिकली हमने पढ़ी मेटल इंडस्ट्री। तो सारे से पहले हमने क्रशिंग ग्राइंडिंग वगैरह पढ़ी, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर पढ़ी, जिसमें हमने कहा कि मिनरल्स को उसके क्ले वगैरह से सेपरेट किए जाते हैं। अब हम पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को हमने अलग किया रोस्टिंग और स्मेल्टिंग के जरिए से। अब आखिरी प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। जब हमारे पास मेटल निकल गया तो हम उसकी प्यूरिफिकेशन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, यील्ड जो है हमारे पास यील्ड होती है वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, तो मेटल को साफ किस तरीके से किया जाता है। तो मेटल ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ द, यानी जो स्मेल्टिंग जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा है, इसमें से जो मेटल निकलता है उसमें कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं, थोड़ी बहुत ही, वो पूरा साफ नहीं होता 100%, तो सो इट मस्ट बी रिफाइन। तो इसकी रिफाइनेशन की जाती है। तो हमारे पास रिफाइनिंग के दो प्रोसेस हैं, एक होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और एक होती है डिस्टिलेशन। सारों से पहला प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इन विच द इम्प्योर मेटल एक्ट एज एनोड। जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड के तौर पर एक्ट करता है, और आपको पता है कि एनोड वो होता है जिधर जो दो किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और कैथोड के कैट आयन, जैसे कि हमने आपको पता है कि कैट आयन जो होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड होती है उसके ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है। इसी तरीके से जो एनोड होता है उसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है उसके ऊपर। और जो एन आयन होता है, एन आयन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और दो किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। इसके दो इलेक्ट्रोड में ये चीज आ जाती है, एक रिडक्शन होती है और एक ऑक्सीडेशन। और ये जो एनोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एन आयन के ऊपर, लेकिन जो एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से जो कैथोड होता है उसके ऊपर रिडक्शन होती है। कैट आयन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये जो एनोड हुई है, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, तो एनोड के ऊपर क्या हुआ है, कॉपर जो है वो +2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ऑक्सीडेशन हमने बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए या दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए। अब इधर चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, इधर 0 थी और इधर +2 हो गई है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई नोड के ऊपर। अब ऊपर पढ़ लेते हैं रिडक्शन में क्या होगा कि +2 जो है उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं और वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो ये वाली जो आयन की फॉर्म में जब मौजूद होगी तो ये एक्वस होगी, और जो वैसे मौजूद होगी तो ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगी। और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बना लेते हैं। ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इधर एक प्योर इलेक्ट्रोड मौजूद है, प्योर कॉपर कैथोड मौजूद है। यानी जैसे कि हमने बताया कि कैथोड जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है
क्योंकि बाद लड़के जो गलती करते हैं वो कहते हैं कैट आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये होता है कि कैट आयन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन कैथोड जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तब भी ये होता है कि कैट आयन इसके ऊपर जाकर अट्रैक्ट करते हैं, ये जो कैट आयन होता है, क्योंकि कैट आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो कैट आयन जो होता है वो उसके ऊपर जाकर चिपक जाता है, अट्रैक्ट करता है। उसके बाद दूसरी होती है कॉपर सल्फेट्स। ये जो सोल्यूशन मौजूद होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि कुछ चीज तो मौजूद होगी, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद होता है इधर, ये सारा नीचे। उसके बाद इधर हमारे पास एक ब्लिस्टर कॉपर एनोड मौजूद होता है, ब्लिस्टर कॉपर एनोड। इसमें ये ब्लिस्टर कॉपर एनोड मौजूद है और एनोड के ऊपर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, तो एनोड जो होता है वो उसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो एन आयन जो नेगेटिव चार्ज वाला है उसके ऊपर जाकर अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से इसके ऊपर आकर जुड़ा हुआ है। बैटरी जो होती है तो इस तरीके से मुख्तलिफ, ये जो ब्लिस्टर कॉपर है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक और ब्लिस्टर कॉपर है एनोड वाली जो पॉजिटिव के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये वाले जो कैथोड वाले हैं वो नेगेटिव के साथ जुड़े हुए हैं, कैथोड वाले इधर नेगेटिव के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, ये सारी चीज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इन विच द प्योर मेटल एक्ट एज अ एनोड। प्योर मेटल जो होता है वो एनोड के तौर पर एक्ट करता है एंड अ सैंपल ऑफ प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। और जो सैंपल होता है प्योर मेटल का वो कैथोड के तौर पर एक्ट करता है और जो ब्लिस्टर कॉपर है वो एनोड के तौर पर एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये जो हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं यानी साफ करना मेटल को, तो कॉपर इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। कि कॉपर को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग टैंक कंटेनिंग द एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जाहिर बात है इलेक्ट्रोलाइट भी होना जरूरी होता है, जिधर इलेक्ट्रोलाइट होता है जो उसे डिसोशिएट कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है डिसोसिएशन करना। तो जाहिर बात है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर क्या चीज प्रोड्यूस होगी, तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है इधर। क्योंकि जिस चीज का आपने लिया ना, ज्यादातर यही होता है, जिस चीज का आपने लिया है मेटल लिया, जैसे हम कॉपर की कर रहे हैं तो कॉपर का ही सोल्यूशन लिया जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम इसे ले लेते हैं। और पासिंग इलेक्ट्रोलाइटिक करंट, जब हम बैटरी, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या है, ये जो लगी हुई है बैटरी लगी हुई है, ये जब सप्लाई करेगी एनर्जी ऑन पासिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, तो इससे इलेक्ट्रोलाइटिक करंट पास होगा सोल्यूशन से, नेगेटिव से, जारी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। थ्रू द सोल्यूशन इम्प्योर कॉपर डिजॉल्व फॉर्मिंग द कॉपर प्लस 2 आयंस। जो इम्प्योर कॉपर होगी वो क्या करेगी, और नीचे उन्होंने एक और चीज भी लिखी है कि जो नीचे होगी ये प्योर कॉपर का थोड़ा मैंने बता दी, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इधर मौजूद है ब्लू रंग का, ये ब्लिस्टर कॉपर एनोड मौजूद है और नीचे एक एनोड स्लाइम मौजूद है, एनोड की स्लाइम मौजूद है, SLIME एनोड स्लाइम। जब इलेक्ट्रोलाइटिक करंट पास होगा सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट जारी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, तो क्या होगा कि इम्प्योर कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर जो होगी वो पास करेगी डिजॉल्व फॉर्मिंग द कॉपर प्लस 2 आयंस, वो डिजॉल्व होने लग पड़ेगी और कॉपर प्लस 2 के अंदर कन्वर्ट होने लग पड़ेगी। जैसे यानी ये रिएक्शन जो होगा ये एनोड के ऊपर होगा, क्योंकि हमने बात की कि ये एनोड है, तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक करंट पास होगा तो कॉपर जो होगी ये प्लस इलेक्ट्रॉन लूज होने लग पड़ेंगे, तो कॉपर जो होगी वो डिजॉल्व होने लग पड़ेगी सोल्यूशन के अंदर, तो कॉपर जो होगी कॉपर प्लस 2 के अंदर कन्वर्ट होने लग पड़ेगी और ये एनोड वाली बात है, एनोड से कॉपर निकलने लग पड़ेगी, कॉपर प्लस 2 के अंदर कन्वर्ट होगी और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाएगी। And dissolve forming the copper plus 2. These copper plus 2 gain electron at cathode. अब ये जो copper plus 2 हैं जो सोल्यूशन के अंदर चले गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे, ये अब कैथोड के पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने पता है कि हमने कहा था कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैटायन जो होता है वो कैथोड की तरफ मूव करता है, कैटायन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव करेगा, तो कॉपर प्लस 2 जो चार्ज है जो कि एनोड्स में से निकला है तो वो
कैथोड के ऊपर मूव करेगा, तो कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और इधर जाके प्योर कैथोड डिपॉजिट होने लग पड़ेगी। अब आपने देखा ना इधर ये जो इम्प्योर एनोड मौजूद है, इम्प्योर कॉपर की चीज मौजूद है, इम्प्योरिटी साथ लगी हुई थी। तो हमने जब इलेक्ट्रोलाइटिक हमने करंट दिया, तो जब करंट हमने दिया तो इधर से जो इम्प्योर कॉपर है वो जो होती है वो कॉपर जो थी वो कॉपर +2 का इनके अंदर कन्वर्ट हुआ है और इम्प्योरिटीज इधर ही रही है, इम्प्योर +2 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो वो जाता गया कॉपर +2 जो है वो उन्होंने इधर इलेक्ट्रॉन गेन किया और इधर प्योर के ऊपर जाकर डिपॉजिट होने लग पड़े। तो प्योर कैथोड इस तरीके से बढ़ती गई है, प्योर कैथोड हमारे पास ज्यादा इकट्ठी होगी, उसका मैस बढ़ गया। इन दिस वे प्योर कलेक्टेड कैथोड के ऊपर जाकर कलेक्ट हो जाएगी। इम्प्योरिटीज लाइक जैसे कि सोना और चांदी होती है, Au हो गया गोल्ड और चांदी जो होगी सिल्वर होगी। फॉल ऑफ द एनोड एज एनोड मड, ये एनोड मड के तौर पर एनोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती है इम्प्योरिटीज होती हैं। ये जो एनोड स्लाइम हमने कह दिया, ये एनोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं ऑफ द एनोड एज एनोड मड के ऊपर। फॉल ऑफ द एनोड, जाहिर बात है एनोड इम्प्योर जो होगी वो इधर जाकर इकट्ठी हो जाएगी और जो कैथोड प्योर होगी वो कैथोड के ऊपर जाकर हो जाएगी। अब आगे हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है जो लास्ट प्रोसेस है मेटल की इंडस्ट्री का, जहाँ हमने मेटल इंडस्ट्री पढ़ी हुई है। अब मेटल की इंडस्ट्री में क्या होता है कि मेटल की इंडस्ट्री में लास्ट प्रोसेस जो होता है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन का, उसमें डिस्टिलेशन आ जाती है। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि मेटल्स विद रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे कि एस्टेंटेनियम होगी और मरकरी होगी, Hg मरकरी। जैसे मरकरी इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर के अंदर भी इस्तेमाल होता है, रेड कलर का लिक्विड होता है, पर जिसे कहते हैं उसमें थर्मोमीटर से टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है, रूम टेम्परेचर वगैरह भी देखा जाता है। मरकरी आर रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन, उसकी रेफिनेशन की जाती है, रिफाइनेशन डिस्टिलेशन के थ्रू उनको रिफाइन किया जाता है। तो डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, सारों से पहले माइनिंग आ जाती है। ये डिस्टिलेशन का पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया है, इसमें डिस्टिलेशन आ जाती है। डिस्टिलेशन से फिर आगे डिस्टिलेशन की मुख्तलिफ किस्म की डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन होती है, उसके बाद इस तरह मुख्तलिफ किस्म की डिस्टिलेशन होती है। यानी इधर हमारे पास एक चीज मौजूद होती है, नीचे से हीट किया जाता है, फिर इधर एक और होती है इधर से एक इधर आ जाती है, इधर कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर। तो ये फिर आगे इधर से और सेपरेट हो जाती है। यानी हम इधर से हीट करते हैं तो जो दो हमारे पास मटेरियल हैं, दो आपस में इकट्ठे हुए होते हैं, वो इधर से आपस में इकट्ठे होते हैं, वो इधर से जा रहे होते हैं, जाते जाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो तो इधर से मूव कर जाते हैं, वो सारों से पहले इधर आ जाते हैं। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है वो इधर आकर रह जाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो जारी बात है इधर जल्दी इधर तक पहुंच जाते हैं। तो जब जल्दी इधर तक पहुंच जाते हैं तो उनकी कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन होती है यानी जो वेपर होते हैं वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो ये दोबारा इधर वापस आ जाती है। ये तो स्टीम डिस्टिलेशन थी। इसी तरीके से पेट्रोलियम इंडस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर मेल्टिंग पॉइंट की बेस पर हम देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ जाती है मुख्तलिफ, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो आ जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुख्तलिफ मेल्टिंग पॉइंट, इसी तरीके से और मुख्तलिफ किस्म की डिस्टिलेशन वगैरह होती है, उनके जरिए से सेपरेशन की जाती है। तो ये इन्होंने एक चार्ट सा बनाया हुआ स्टेप्स इन मेटलर्जी का, यह अगर आप अपने जहन में रख लें तो ये, क्योंकि ये अगर आपने जो पढ़ना होता है, ये जो HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज सिलेबस है BS केमिस्ट्री का, तो उसमें ये 4 साल प्रोग्राम है BS केमिस्ट्री का, उसमें जो तीसरा सेमेस्टर होता है BS केमिस्ट्री का, उसमें एक आपका एक सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो उसमें आपने एक ये पढ़नी पड़ती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये चौथे में तो आपका जो आता है सब्जेक्ट आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसमें भी आपने पढ़ना पड़ता है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज वगैरह को आपने पढ़ना पड़ता है। तो जो साल्वे प्रोसेस वाली जो वाशिंग सोडा वाली इंडस्ट्री वो आपने उधर पढ़नी पड़ेगी। और जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें आपने ये मेटल की प्योरिफिकेशन वगैरह ये पढ़नी पड़ेगी। ये तीसरे सेमेस्टर में जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, तो उसमें आपने ये इंडस्ट्री वगैरह, अगर आपने केमिस्ट्री रखी 12वीं के बाद, तो ये आपने पढ़नी पड़ेगी। ये जो आज हमने ये इंडस्ट्रीज वगैरह पढ़ी, मेटलर्जी का वो प्रोसेस ये पूरा होता है। ये मिनरल होते हैं, माइनिंग होती है इधर, माइनिंग के बाद इधर आ जाती है क्रशिंग और ग्राइंडिंग आ जाती है। पहले माइनिंग होती है जमीन से निकालना, असल चीज है जमीन से निकालना, फिर क्रशिंग होती है, ग्राइंडिंग उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद आ जाती है कंसंट्रेशन, यानी मिनरल को कंसंट्रेशन, मिनरल को मट्टी वगैरह से सेपरेट किया जाता है,
फिर मैग्नेटिक सेपरेटर आ जाता है। मैग्नेटिक सेपरेटर इसमें ये 3 चीज़ें जो आती हैं, मैंने कहा था साइक्लोन आ जाता है, MCF फ्लोटेशन वगैरह आ जाती है। उसके बाद कंसंट्रेशन के बाद आ जाती है रोस्टिंग में फिर हमने पढ़ा कि उस रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग आ जाती है। स्मेल्टिंग के बाद फिर आ जाती है रिफाइनिंग, हमने पढ़ी है साफ करना। रिफाइनिंग में 2 चीज़ें हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आ जाती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। फिर हमने डिस्टिलेशन पढ़ी है, डिस्टिलेशन के जरिए से मेल्टिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट किया जाता है। फिर प्योर मेटल हमारे पास निकल आता है। फिर हम इस तरीके से यहाँ तक ये मेटलर्जी के स्टेप्स हैं, और तो इस तरीके से ये मेटलर्जी होती है।